आज हम जो पढ़ेंगे ना प्रतिशायक, तो प्रतिशायक की तीन चीजें पढ़ेंगे। नवीन प्रतिशाय में क्या करना है, जीर्ण प्रतिशाय में क्या करना है, इसकी आयुर्वेदिक चिकित्सा, मर्म चिकित्सा और पंचकर्म चिकित्सा, तो तीनों को हम यहाँ पढ़ते हैं। अब नई बीमारी पढ़ते हैं, सबसे कॉमन सब तो हम पढ़ते हैं प्रतिशाय। प्रतिशाय को मतलब क्या बोलते हैं, जुकाम, है ना, जुकाम और कॉमन कोल्ड जिसे कहते हैं कि नाक बह रहा है, ठीक है। इसका एक गांव देहाती नाम क्या है, कॉमन नेम, जैसे इंटीरियर में हम उसको बोलते हैं कि भाई नजला है, नजला है, जुकाम है। और एक नाम इसका और है, उसको हम बोलते हैं झपका। झपका होती है तुम्हारे मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, है ना, तो वहां झपका ही बोलते हैं इसको। वहां पर झपका किसे बोलना है, वो यही बोलेगा। सहारनपुर में भी इसे ही बोलते हैं, सहारनपुर, मेरठ, तो यहाँ के लोग इसको क्या बोलते हैं, झपके के नाम से जानते हैं। प्रतिश्याय इसके दो शब्दों से मिलकर बना है, कौन कौन सा, प्रति प्लस श्याय। श्याय मीन्स होता है गमन और प्रति मीन्स प्रतिमुख। अब प्रतिमुख पर किसका गमन है, वायु का, ठीक है। प्रतिमुख पर किसका किसका गमन हो रहा है, वायु का। और वायु वायु का गमन रहता है, परंतु वायु के साथ साथ अब ये जो कपाल, ये प्रतिमुख वाला भाग ये है, कौन सा है, जो फ्रंटल साइनस है। तो आपका जो चेहरा है पूरा, ये कौन सा है, फ्रंटल साइनस है। ये मतलब इधर नाक के पास, आंख इधर इधर इधर, ये सब फ्रंटल साइनस है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो स्थान है, ये किसका स्थान है भाई, कफ का स्थान है। मीन्स कफ का स्थान को हमने कहां कहां पे माना, देखो दो चीजें हैं, ध्यान देना इसको। एक तो हो गया कफ का आश्रय, आश्रय हमाशय, और स्थान क्या है कि मीन्स आपका जो कपाल और वक्ष, यहीं पे कफ रहता है, कपाल और वक्ष। तो इस कफ का स्थान क्या होगा, प्रतिमुख, प्रतिमुख, कपाल और वक्ष। जब आपको नजला, खांसी, जुकाम होता है तो उस समय क्या निकलता है, कफ ही तो निकलता है। तो कफ का पेट से निकल रहा है, छाती से, कपाल से। कपाल मीन्स ये वाला जो पार्ट है, तो ये वाले पार्ट में प्रतिमुख भाग आ गया, कपाल में प्रतिमुख भाग आ गया आपका ये। तो अब इसमें क्या है, प्रतिमुख, प्रतिश्याय। प्रतिश्याय में प्रतिमुख पर वायु का गमन किसके साथ, प्रतिमुख। अब इसकी परिभाषा क्या हुई, प्रतिमुख पर कफ का वायु के साथ गमन। अब मतलब प्रतिमुख पर कफ का वायु के साथ गमन, कफ का जो प्रतिमुख का स्थान था वो कौन सा है, कफ का है। तो अब सांस ऊपर लोगे तो कफ ऊपर की तरफ जाएगा, और सांस आप छोड़ोगे तो कफ नीचे की तरफ आएगा। इसीलिए जुकाम में जनरली क्या करते हो, जब जुकाम लगता है तो कैसे करती हो, भाई बह रहा है, अब आप ऊपर को नहीं खींच रही हो, ऐसे ना कि मीन जैसे आप सांस छोड़, बाजे बाजे मरीज ऐसे आते हैं कि डॉक्टर साहब देखिए इतना बह रहा है, नजला मुझे तो इतना बह रहा है, ये टपक रहा है। टपक कोई मतलब ये बोलता है कि भाई नजला टपक रहा, ठीक है। टपकने का हो गया कि जैसे वो सांस छोड़ रहा है, सांस छोड़ रहा है तो कफ नीचे की तरफ निकल रहा है, ठीक है। प्रतिमुख पर कफ का वायु के साथ गमन, क्लियर हो गया। तो प्रतिश्याय। अब ये प्रतिश्याय नवीन भी होता है। अब हमने इसकी आज हम जो पढ़ेंगे ना प्रतिशायक, तो प्रतिशायक की तीन चीजें पढ़ेंगे। नवीन प्रतिशाय में क्या करना है, जीर्ण प्रतिशाय में क्या करना है, इसकी आयुर्वेदिक चिकित्सा, मर्म चिकित्सा और पंचकर्म चिकित्सा, तो तीनों को हम यहाँ पढ़ते हैं। तो ये हो गया। तो प्रतिशाय में नवीन प्रतिशाय में जिसमें जुकाम जो है एक दिन के लिए हुआ है, जैसे 1 दिन से 7 दिन के बीच में, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, शोधन करेंगे, क्या करेंगे, शमन। इसमें कौन सी चिकित्सा करेंगे, शमन चिकित्सा। कि मतलब जैसा रोग हुआ है किसी भी कारण से, जैसे ऋतु चेंज हुई है तब हो गया, या कुछ ऐसी कोल्ड एक्सपोजर वाली चीजें खा ली, आइसक्रीम खा ली, लस्सी पी ली, अचार खा लिया, तब जाके कुछ टॉन्सिलाइटिस हुई या जुकाम हो गया। तो यहाँ पर अच्छा जुकाम, जैसे हम कोई खट्टी चीज खा रहे हैं या एयरबोर्न बैक्टीरिया होता है, तो वहां से जब जैसे धूल चली या आंधी चली, आपने क्या हुआ, डस्ट अंदर ले ली, तो उस समय जुकाम कैसे हो रहा है, इसका कारण भी समझे ना भाई। जो नवीन रोग में कारण क्या है इसका, भाई अचानक कोल्ड एक्सपोज किया। अब नवीन रोग में जुकाम की क्या दवाई दे सकती है शमन चिकित्सा के लिए, तो सबसे पहले कौन सा आएगा भाई, बहुत सारे मार्केट में टैबलेट है,
एक तो सब क्लासिकल है, क्लासिकल योग में क्या है, क्या शीतोपलादी चूर्ण, त्रिभुवन कीर्ति रस दे सकते हैं। अच्छा सुना, अब जैसे कफ हुआ था, अब ये बह क्यों नहीं? भाई कफ तो जमा हो जाना चाहिए ना, गाढ़ा गाढ़ा निकलना चाहिए। उसने कहा जी मेरे को तो जुकाम बह भी रहा है, तो बहेगा कब? जब पित्त के साथ मिलेगा, कफ और पित्त दोनों का प्रकोपित हो जाएंगे ना, तो वो बहने लग जाएगा। कभी कभी जुकाम से मेरी नाक खस हो गई, तो इसका मतलब है कि कफ का वायु के अवरुद्ध है, ठीक। परंतु अगर वो बहने लग रहा है तो इसका मतलब पित्त प्रधान हो गया। तो पित्त प्रधान में त्रिभुवन कीर्ति रस दे देंगे, शीतोपलादी, त्रिभुवन कीर्ति, लक्ष्मी विलास और तो टंकण भस्म। टंकण भस्म का दूसरा नाम क्या है? सुहागा। क्या बोलते हैं? सुहागा किस काम आता है? किस काम आता है? महिलाओं को सबसे ज्यादा पता होना चाहिए। ये जब हम सोने को पिघलाते हैं ना, तो उसमें सुहागा भी डालते हैं। तो इंग्लिश में क्या नाम है? बोरेक्स। तो बोरेक्स है। तो टंकण भस्म कहते हैं फूला हुआ सुहागा दो भाई शहद के साथ बच्चों को, उसका भस्म निकल जाएगा। ठीक है, फूला हुआ सुहागा भी शुद्ध शुद्ध सुहागा। ठीक है, तो इन तीनों को मिश्रित कर लो। अब जैसे आप इसको देना है तो ये आपका कम से कम होना चाहिए 20 ग्राम, 20 ग्राम शीतोपलादी चूर्ण, 2.5 से 3 ग्राम आपका त्रिभुवन कीर्ति रस, 2.5 से 3 ग्राम आपका लक्ष्मी विलास रस, और 5 ग्राम 5 ग्राम आपका टंकण भस्म। तो इसको आप शहद से खिला दो, शहद से। अब शहद से क्यों दे रहे, गर्म पानी से क्यों नहीं दे रहे? जो कफ की जो व्याधि है, काश की और नजले की जो चिकित्सा है वो शहद ही है, हनी मधु, मधु है उसकी चिकित्सा। ठीक है, तो इस तरह से ये तो हो गया क्लासिकल योग। अगर कोई भाई आपको क्लासिकल योग देना है, भाई आप डिस्पेंसरी में बैठे हैं, आपको दवाई लिखनी है, तो क्या क्या लिखनी है? शीतोपलादी चूर्ण में लिख देता हूँ एक बार, शीतोपलादी 20 ग्राम, त्रिभुवन क्यों दे रहे? लक्ष्मी विलास रस का 2.5 से 3 ग्राम, टंकण भस्म 5 ग्राम। तो इन तीनों को सबको मिला लेंगे अच्छी तरह। ठीक है, इन तीनों को मिलाकर आप क्या देंगे? शहद से सुबह दोपहर शाम दे देंगे। तो आपका शहद से देना, उसके ऊपर गर्म पानी पीने अलग है। ठीक है, और अगर इसमें कोई कहता है जी मैं तो काढ़े से पीऊंगा, तो सिर शादी क्वाथ आता है, सिर स्वादी क्वाथ जो माइग्रेन में भी देते हैं ना, तो उसमें भी दे सकते हो। फिर शादी क्वाथ आता है, तो शिव शादी क्वाथ आप इसमें नजले में, माइग्रेन में, ठीक है, इसमें आप दे सकते हैं, कोई नहीं। अब आ जाओ, अब आप इसमें जो पेटेंट दवाई है, कोई ने कहा नहीं मैं तो नहीं खा रहा है चूर्ण चटनी, बात समझ रहे हो? ये शहद में घोलना, ये करना, तो भाई आपने क्या करना है? तो फिर प्रतिशाय में, जुकाम में, क्योंकि ज्यादातर जैसे ही मौसम चेंज होता है ना, जिसकी इम्यूनिटी डाउन होगी वो आपका तुरंत आ जाएगा। अब दूसरा क्या है? अब दूसरी टैबलेट क्या उसमें आती है? एक आती है लक्ष्मी विलास रस। कोई कहता है भाई मैं तो नहीं खा रहा, मैं तो केवल वो खाऊंगा, लक्ष्मी विलास रस, एक गोली सुबह दोपहर शाम दे दो। ठीक है, अगर टैबलेट आती है त्रिभुवन कीर्ति, ये भी दे सकते हो आप। एक गोली सुबह दोपहर शाम, ये ज्वर में भी काम कर जाएगी और प्रतिशाय में भी काम कर। ठीक है, अब एक टैबलेट आती है ए फ्लूओसिल, ए फ्लूओसिल भी आती है। ठीक है, ये भी आप दे सकते हो सुबह दोपहर शाम। अब ये नहीं कि सारी मिला के देती है, ये भी दे दी, ये भी दे दी, ये भी दे दी। ये मैं आपको बता रहा हूँ मार्केट में जो ब्रांड है, वो कहता है जी मैं चूर्ण तो नहीं खाऊंगा, मैं क्लासिकल योग खा लूंगा। तो लक्ष्मी विलास रस, त्रिभुवन कीर्ति रस, उसने कहा कि मार्केट में ये तो नहीं मिल रहा है, ये तो फिर क्या, तो भाई ये ले ले। उसने कहा ये भी नहीं मिल रहा जी, तो ठीक है, एक टैबलेट आती है त्रिशूल, ये भी ले ले। उसने कहा जी ये भी नहीं मिल रही, तो उसने फिर एक कैप्सूल आता है स्टेप, ये ले ले। उसने कहा ये भी नहीं मिलती, तो एक कैप्सूल आता है हिस्टाडिन। ये सब देखिए जो मैं आपको बता, ठीक है, ये सारी जो दवाइयां हैं ये सब आयुर्वेदिक दवाइयां हैं। कोशिश कि अगर पहले उसको क्लासिकल योग दो तो ज्यादा अच्छा है। उसने कहा जी क्लासिकल तो नहीं दे पा रहे, तो फिर आप मल्टीपल उसको चेंज करके दे सकते हैं कि भाई ए फ्लोसिल है, ये दुष्पापेश्वर की आती है, ये चंडू की आएगी, ये वासु की आएगी, ये एक वैदिक कंपनी है कोई अलग से, मुझे ध्यान नहीं है उसकी। ठीक है, तो ये सारी दवाइयां आप दे सकते हैं उसको प्रतिष्ठा है।
ठीक। अब ये तो रहा समन के लिए। अब इसमें तेल कौन सा है? तेल का प्रयोग कौन सा करेंगे? तेल, अणु तेल, षड्बिंदु तेल, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। अणु तेल का और षड्बिंदु तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। जीर्ण प्रतिशायन और जीर्ण, सॉरी जीर्ण कह रहा है, नवीन प्रतिशायन। ठीक है भाई, प्रतिशायन हम पढ़ रहे हैं। तो प्रतिशायन दो प्रकार के हैं भाई। प्रतिशायन मतलब होता है जुकाम, नजला जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो ये कैटेगरी में है। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो नवीन के बारे में पढ़ रहे हैं। नवीन मीन्स जिसकी ड्यूरेशन जो है, जो अभी अभी आया है। अभी अभी का मतलब है कि 1 से 7 दिन के अंदर अंदर हुआ भाई। अब जैसे मौसम परिवर्तन हो रहा है तब। परंतु एक कंडीशन क्या होती है कि जी मेरे को तो 10 साल से नजला है या 10 साल से जुकाम है। तो 10 साल के जुकाम का मतलब क्या हो गया? अब वो जो नवीन की जगह क्या हो गया? जीर्ण। तो उसको कहते हैं हम जीर्ण प्रतिशत। उसके बारे में देख, दवाई तो यही चलेगी उसकी। ठीक है, जो नवीन की है वो जीर्ण की भी चलेगी, परंतु अब उसमें शोधन क्रियाएं हम ज्यादा कराते हैं। देखो हमारा उद्देश्य क्या है? जीर्ण के लिए, जीर्ण प्रतिशत। ठीक है, जीर्ण प्रतिशत के लिए हम क्या करते हैं ये देखते हैं। तो जीर्ण प्रतिशत के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है कि उसकी आयुर्वेदिक चिकित्सा करनी है, उसका शोधन करना है, ये सारी चीजें करनी है। जब प्रतिशत, जब भी हम किसी, जैसे क्या हुआ कि हम ये गए और आपका ये नाक आ गई, नाक से गले में गया। कोई भी डस्ट जब हमारी नाक से गले में जा रही है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि प्रतिशत क्यों हो रहा है, सांस क्यों नहीं फूल रही इसमें? कारण क्या है कि जब आपके यहाँ एयरबोर्न बैक्टीरिया नाक में गए थे, तो जो एयरबोर्न बैक्टीरिया नाक में गए थे, तो नाक से कहां जाएंगे? सीधा पहले यहां पर एक अवरोध है जहां पर आंख, कान, मुख और नासिका एक स्थान पे मिल रहे, जैसे श्रृंगाटक मर्म। श्रृंगाटक मर्म है ना, तो श्रृंगाटक मर्म क्या करता है कि जैसे ही उसी पर एयरबोर्न बैक्टीरिया आएगा, तो वो उसको अब अंदर नहीं आने देने का, उसको बॉडी बाहर ही रिपेयर करने की निकालेगी। तो वहीं से उसको बाहर, तो उसने या तो छींकें आनी स्टार्ट हो जाएंगी, या कफ को पतला करके पानी की तरह करके। अब जिस जिस तरह से अवरोध हुआ, जहां से अवरोध हुआ, अगर कान से अवरोध आ रहा है तो क्या होगा? कान में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आंख से अवरोध आ रहा है तो आंख में दर्द होने लग जाएगा। अगर मुंह से अवरोध आ रहा है तो वो वमन करेगा। ठीक है, अगर नाक से दोष आ रहा है तो मीन्स उस ट्रैक को, उस नाड़ी को जहां पर श्रृंगाटक मर्म ने बंद कर रखा था, तो उसको वहीं से बाहर निकालेगी वो। बात समझ रहे हो ना? तो जैसे श्रृंगाटक उद्दीपित होगा तो जहां पर भी अवरोध नजर आएगा, बहुत से लोग ऐसा होता है जिसका टेम्पेनम जो फट गया होता है ना, कान का पर्दा, तो कान का पर्दा फटा हुआ होता है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही नजला होगा तो उसके पानी कान से भी आने लगेगा, परफोरेशन बाहर कान से भी आने लगेगी, दर्द भी होने लगेगा। मेरी बात, तो जैसे ही श्रृंगाटक मर्म उद्दीपित होगा उस एयरबोर्न बैक्टीरिया से, तो वो क्या करेगा? जैसे ही अवरोध होगा तो वही नासिका से उसका स्राव शुरू हो जाएगा। क्यों? अभी इसका जब आपने वो डलवाया था ऑपीडन नश्य, ऑपीडन नश्य किया था, जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं उन्होंने नश्य करा, तो वहां से क्या होता है, नासिका में डालेंगे ना, तो नासिका से कफ आने लगेगा, पानी आने लग जाएगा, इस तरह से। तो ये जो दोष है, तो मीन्स अब इससे अगर अभी अभी तो यहाँ एयरबोर्न बैक्टीरिया घुसे थे, तो यहाँ इससे क्या होगा? कफ की स्राव होने लग जाएगा, जल का स्राव होने लग जाएगा, जो इस स्थान पर संग्रहित था कपाल प्रदेश में या प्रतिमुख में। तो श्रृंगाटक मर्म के जैसे उद्दीपित होगा तो वो क्या करेगा? वो शहरी सेंसेशन की तरफ भेजेगा, नाक की तरफ, तो नाक से स्राव स्टार्ट हो जाएगा। अगर हमने मुंह से कुछ पदार्थ लिया तो जैसे ही श्रृंगाटक मर्म पर जाएगा, दवाई वगैरह कुछ जाएगी, तो वो वामक हो जाएगी एकदम से। ठीक है, अगर कान से डालेंगे तो फिर कान से ही श्राव। ठीक है, परंतु कभी कभी क्या होता है कि कान की दवाई भी क्या है, टॉन्सिलाइटिस कर देती है, मीन इस पर वेदना स्टार्ट कर देगी श्रृंगाटक मर्म। ठीक है, तो उससे कभी कभी क्या मुख पाक होने लगता है, टॉन्सिलाइटिस हो जाएगी। टॉन्सिलाइटिस हो जाएगी तो क्या होगा कि आपका ये प्रतिशय भी स्टार्ट होगी। तो ऐसा रहता है। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है कि जो श्रृंगाटक मर्म है वो इफेक्ट हुआ है वहां पे। ठीक है, तो इसीलिए नश्यकर्म करते हैं। तो नश्यकर्म में जो अवरोध था, जो श्राव था, वो इस नश्यकर्म से श्रृंगाटक मर्म
अगर वो ड्राई हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, अगर ड्राई हो रहा है या उसमें कोई भी और भी विकार है तो उसको तर्पित कर देते हैं, तर्पित भी अच्छी तरह से परिपूर्ण कर देते हैं, तब जाके वो क्योर हो जाता है। ठीक है, तो अब जीर्ण प्रतिष्ठा को पढ़ लेते हैं। तो जीर्ण प्रतिष्ठा में हम क्या लिखेंगे? आयुर्वेदिक दवाई। तो आयुर्वेदिक में कौन कौन सी दवाई लिखनी है? जो अभी हमने पढ़ी है, सेम दवाइयां रहेंगी उसमें कि भाई शीतोपलादी चूर्ण है, त्रिभुवन कीर्ति है, लक्ष्मी विलास रस है। अगर ये लक्ष्मी विलास में दो दो प्रकार से आता है। लक्ष्मी विलास के दो प्रकार कौन कौन सा आता है? एक तो होता है स्वर्ण और एक होता है प्लेन। तो जो आपका प्रीमियम कस्टमर है उसको आप स्वर्ण में लिख दो, स्वर्ण लक्ष्मी विलास रस। और जो साधारण है तो लक्ष्मी विलास प्लेन भी लिख दो। ठीक है, दोनों का एक ही जैसा ही काम। आयुर्वेदिक चिकित्सा में जो मैंने आपको बताया वो सारी वही चीज दिख रही है। अब लिख लो पंचकर्म में क्या क्या करेंगे। और पंचकर्म किसमें करना है? पंचकर्म किसमें करना है? नवीन में, जीर्ण में? जीर्ण प्रतिष्ठा है। अच्छा, दूसरा क्या है? अब जीर्ण प्रतिष्ठा है कहाँ की बीमारी? किस पार्ट की बीमारी जीर्ण प्रतिष्ठा है? ऊर्ध्व जत्रुगत, जत्रु से ऊपर का विकार है, ध्यान देना। ठीक है ना? तो नष्ट, तो हम जो प्रतिष्ठाएं है वो ऊर्ध्व जत्रुगत रोग है। तो ऊर्ध्व जत्रुगत रोग में हम प्रधान कर्म क्या करेंगे? नश्य, नश्य कर्म रहेगा। ठीक है, अगर व्यक्ति मोटा है प्रधान कर्म तो यही रहेगा, परंतु ये तो नश्य के लिए ही हो गया, प्रतिष्ठाएं के लिए। परंतु अगर व्यक्ति मोटा है तो वमन करा सकते हैं। ठीक है, जैसे बसंत ऋतु में अगर किसी को प्रतिष्ठाएं की दिक्कत है तो आप उसमें पहले वमन करा सकते हैं, फिर नश्य करा सकते हैं। ठीक है, देखो हमने प्रधान कर्म कौन कौन से लिखे थे? वमन कर्म, विरेचन कर्म, बस्ती कर्म और नश्य कर्म, ये जो थे, और सिरोविरेचन कर्म। तो उसने कहा कि अगर व्यक्ति मोटा है, नजला भी, जुकाम भी हो रहा है, खांसी भी हो रही है, तो ऐसे में वमन कर्म प्रधान हो जाएगा। वमन कर्म के बाद नश्य कर्म करना है, यानी कि नश्य भी कर रहे हैं वमन भी करा रहे हैं। हाँ, पहले वमन होगा फिर नश्य। उन्होंने कहा वमन तो नहीं करूंगा, ठीक है, मैं तो ब्लड प्रेशर हाई रहता है, हार्ट की भी दिक्कत है, तो ऐसे कंडीशन में नश्य करना है। जो भी करो तो सीक्वेंस वाइज करना है। अगर वमन करना है तो उसके बाद नश्य करेंगे, विरेचन करना है तो उसके बाद नश्य करेंगे, यानी कि पहले नश्य कर दिया फिर वमन करा रहे हैं। और एक बार में एक ही कर्म होगा, या तो वमन के बाद नश्य होगा या फिर नश्य ही होगा, ये ध्यान देना। यानी कि दोनों को पेल के रख रहा है। ठीक है ना? तो पहले एक कर्म को जब संपन्न हो जाए तब जाके दूसरा कर्म करना, परंतु उल्टा कर्म नहीं करना। उल्टा कर्म का मतलब है कि पहले तो नश्य कर दिया जी, हाँ अब तो अच्छा हो गया जी, ठीक है, अब एक काम करते तेरा वमन भी कराएंगे ना, अब नहीं होगा वमन। ठीक है ना? क्योंकि उससे क्या होगा, अब जो आपने वमन कराओगे तो उससे क्या होगा, जो दोष है वो कब के और बढ़ जाएंगे उसके। तो पहले वो कराना है वमन, फिर नष्ट कराना। ठीक हो गया? तो दूसरा क्या है? प्रतिमुख पर स्नेहन। अब जब हम वमन कराएंगे तो स्नेहन पूरे शरीर में होगा, परंतु अगर हम नश्य कर्म करा रहे हैं तो नश्य के लिए पूर्ण कर्म क्या है? स्नेहन और स्वेदन। तो आपने स्नेहन स्वेदन जो है केवल इसी पार्ट पे करना है, ये वाले पार्ट पे। ये सिरोधन कर सकते हैं, स्नेहन कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, ये कांडी की तरफ और कंठ की तरफ। जत्रु से ऊपर जितना भी है वो स्नेहन का प्रकार रहेगा नश्य के लिए। ठीक है, अब इस नश्य में आप नावन नावन कर सकते हैं। मैं जब पढ़ाया था आपको तो नश्य कर्म में क्या कर सकते हैं? नावन नश्य हो सकता है, तो तेल वाला नश्य है। ठीक है, और पीड़न भी हो सकता है, और पीड़न नश्य भी हो सकता है, फिर प्रधमन भी हो सकता है। प्रधमन में कौन सा? चूर्ण वाला। देखो ये तो तेल वाला नश्य है, ठीक है, ये कौन सा? स्वरस, ये स्वरस वाला था भाई, पत्ते, ताजे पत्ते को छोड़कर निचोड़ कर नाक में डालना। ठीक है, अब प्रधमन क्या था? चूर्ण। भाई पाउडर को, औषधि युक्त चूर्ण को हम नासिका में प्रविष्ट करा सकते हैं।
और धूम्र भी करा सकते हैं। निर्गुंडी का लेना। तो ये क्या करेंगे, जो नावन नश्य है, तो नावन नश्य को किस तरह से लेना है कि अब ये देखना, क्योंकि ये शोधन नश्य में देना है। अब हमने दोषों का बाहर निकालना है ना, तो शोधन के लिए यहाँ प्रतिमर्श नश्य होगा। जो प्रतिमर्श नश्य किसमें होगा, जो नवीन रोग है, ठीक है, उसमें निश्चित मात्रा निश्चित समय के लिए डालनी है। भाई 2-2 बूंद 4-4 बूंद डालनी थी बस, 1 हफ्ते के लिए, 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, जब तक प्रतिशय था, ठीक है। अगर आप प्रतिवर्ष में क्या होता है कि प्रतिदिन डाल लेंगे, अगर प्रतिदिन डालते हैं तो आपका प्रतिशय कभी नहीं होगा। परंतु अगर हो ही गया फिर क्या करना है, तो हो गया तो आपको 2 या 3 बूंद वो एक सामान्य चिकित्सा के लिए यूज करना। परंतु ये नावन नश्य, पीड़न नश्य, प्रदमन नश्य, धूम्र नश्य, ये क्या करेंगे, आपको क्या करते हैं, शोधन के लिए कार्य करेंगे। तो शोधन के लिए क्या करेंगे, अब ये जो तेल वाला नश्य है उसको कैसे करेंगे कि ये जब तक कंठ में ना आ जाए, नासिका से हम पहले स्नेहन करेंगे, स्वेदन करेंगे, उसके बाद नासिका में तेल को प्रविष्ट कराएंगे। तो नासिका में तेल को प्रविष्ट कराने के बाद उसको स्पिट करेंगे, थूकेंगे, जो गले में आ जाएगा, थोड़ी देर रख के फिर इसको थूक देंगे। तो जिससे क्या होगा कि यहाँ के जो दोष है, यहाँ के प्रतिमुख के जो दोष है, वो स्नेहित होकर, द्रवित होकर, लघु होकर, अब इसका कोष्ठ कहाँ है, कंठ। तो कंठ से जो बात है ना, तो ये चीज है। तो इसका कोष्ठ है, मुख में आएंगे और उसको हमने स्पिट कर। और पीड़न में क्या करेंगे, ये भी शोधन नश्य है, तो इसमें क्या करेंगे, पत्तों को पीस के निचोड़कर नासिका में डालेंगे। तो जैसे ही वो श्रृंगाटक बन पे जाएगा, जहां जहां पर भी अवरोध होगा वहां से वो द्रव्य का स्राव करना स्टार्ट कर देगा, कफ को बाहर निकाल। प्रथम भी यही होगा कि जो अवरोध है नासिका में, उसको थोड़ा सा चूर्ण प्रविष्ट कराकर अब छींके आनी स्टार्ट होंगी। तो छींके आएंगी तो जितने भी अवरोध नाड़ियों में थे या प्रतिमुख भाग पे थे, उसको हम प्रदमन नश्य के द्वारा दूर करते। तो ये नश्य इसलिए कर रहे हैं कि जुकाम है, जो जीर्ण है, काफी लंबे टाइम से है ना, तो दोषों को पहले, अच्छा, चाहे नावन करें, चाहे पीड़न करें, चाहे प्रदमन करें, चाहे धूम्र करें, पहले पूर्व कर्म तो होगा ही होगा, ठीक है। पूर्व कर्म तो करना ही है कि पहले उसको अच्छे तरह स्नेहित करेंगे, तब जाके ही होगा। नहीं तो अगर आप वैसे ही करोगे ना, तो दोष लघु तो नहीं हुए, क्योंकि जो जीर्ण दोष था, जो जीर्ण प्रतिशय था, वो तो अंदर ही बैठा है, तो वो क्या बाहर ही निकलेगा, वो केवल एक क्रैक को साफ कर देगा बस, और कुछ नहीं करेंगे। जो रीजन है उसका, उसको हटाओ। धूम्र नश्य कर देंगे, जैसे धूम्र के साथ अनिद्रा की दिक्कत हो जाए, मानसिक उन्माद हो जाए, तो ऐसे में आपको स्ट्रेस ज्यादा हो जाए, ठीक है, स्ट्रेस ज्यादा हो जाए, तो आपको धूम्र नश्य भी देना। तो धूम्र किससे देना, वर्ती बना के देना, ठीक है। वर्ती बनाने के लिए वर्ती बनानी आ गई आपको, आज दोबारा बनाना, आज हम दूसरे बनाएंगे दूसरी तरीके से, ठीक है। तो वर्ती बना लेंगे, अच्छा तुम तो 3 होते, तो धूम्र नश्य दे सकते हैं। तो ये, और साथ साथ में क्या चलेगा, साथ साथ में ये दवाइयां भी चलेंगी, ठीक है। अब जो ये तो राज का ही है। अच्छा दूसरा क्या, उनने कहा कि मैं तो नहीं करा रहा है बात, उसने कहा मैं नहीं डाल रहा है झाम में इतना कि मैं कभी चूर्ण डलवाऊं, कभी ये डलवाऊं, कभी, बहुत से लोग ऐसे भी आते हैं कि भाई मैं तो नहीं कर रहा हूँ डॉक्टर साहब। तो उसने क्या करना है, फिर आपने स्नेहन करना है, स्वेदन कौन सा करेंगे, नाड़ी स्वेद करेंगे, ठीक है। और जो है नश्य कौन सा, प्रतिमर्श, प्रतिमर्श जो नश्य है वो करेंगे, ठीक है। अच्छा इसमें छोटी पोटली भी कर सकते हैं। छोटी पोटली का मतलब है ये पत्र पोटली होती है ना फेस पे, तो फेस पे पोटली कर सकते हैं, जहां जहां पर कभी कभी जब नजला होता है तो कहा जी मेरे यहाँ पे दर्द हो रहा है, आंखों के पास दर्द होता है, आंखों में भारीपन हो रहा है, और यहाँ पर भी दर्द होता है, मुझे ऐसा लगता है कि जब यहाँ पर भी ना कुछ नजला मेरा फंसा हुआ है। तो ऐसे में छोटी छोटी पोटली से आप स्वेदन भी कर सकते, ठीक है। पतला पतला से क्या, वो हाई ब्लड प्रेशर के कारण, जिसकी आंखें फूल जाती है, पफी आई होता है ना, पफी आईज का मतलब है कि वो डायबिटिक और हाइपरटेंसिव दोनों है। नहीं वो पोटली अलग रहेगी, ठीक है। ऐसे में कौन सी पोटली करनी है, जैसे नमक की पोटली है वृक्ष वाली, तो वो कर लेना। और क्योंकि तेल नहीं लगाना, क्योंकि तेल आंखों में घुसेगा ना फिर यहाँ पे, ठीक है ना, तो ऐसे में वृक्ष पोटली कर सकते हैं।
अच्छा हाँ, दूसरा क्या है कि वो भी कर सकते हैं आप, साठी चावल वाली, साठी चावल या चावल वाली तिल माश की भी कर सकते हैं, तो जिससे फेस पे भी ठीक हो जाएगा, ग्लो भी रहेगा, और वो जो स्वेदन के कारण से वो जो दोष है वो भी बाहर निकल आए। ठीक है, तो ये चीजें मैंने आपको बताई पंचकर्म में ये करना है। और दूसरा क्या कर सकते हैं, कपिंग कर सकते हैं, फेस कपिंग, फेस कपिंग कर सकते हैं। तो फेस कपिंग में वही होगा, पहले स्नेहन होगा, स्वेदन होगा, फिर जाके ये होगा। ठीक है, केश धूम कर सकते हैं, केश धूपम, मैं आपको वीडियो भेज दूंगा इसकी। केश धूपम भी कर सकते हैं, ठीक है ना, केश धूपम भी कर सकते हैं, ये भी है। और फेस पे निडल भी कर सकते हैं, फेस निडलिंग, फेस पे निडलिंग भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप इस पंचकर्म में जोड़ सकते हैं, जो जो मैंने आपको बताई है। ठीक है ना, जो भी मैंने जो लिस्ट बनाई है उस पे आप धीरे धीरे उस अंग पर भी, सपोज जैसे पोटली है, पोटली अगर हाथ पे है तो वहां पे बड़ी पोटली करेंगे, परंतु जब फेस छोटा है तो फेस का एरिया छोटा है, ठीक है, तो वहां छोटी छोटी पोटली कर सकते हैं। ठीक है, नाड़ी श्वेत तो है ही। आप चलो अब पढ़ेंगे मर्म चिकित्सा क्या है। प्रतिशाय की जो मर्म चिकित्सा है वो क्या है उसको देखते हैं। तो मर्म चिकित्सा, ठीक है, तो मर्म चिकित्सा में क्या करेंगे, अब हम ये वाला भाग कौन सा है, कपाल का है, ठीक है, जत्रु से ऊपर का है। तो जत्रु से ऊपर के कितने मर्म में, जहां जहां पर भी है, तो प्रतिमुख पे कितने मर्म है बताओ जरा, प्रतिमुख पे कितने मर्म है, पहले कौन सा, फण मर्म, ठीक है, तो इसको दबाना है, इसकी संख्या 2 है, फण मर्म, अवर्त मर्म, आवर्त मर्म कौन से 2 है, फिर शंख मर्म, ये प्रतिमुख पे ही है, इनको दबाना आपने, उतक्षेप मर्म 2, ठीक है, स्थपनी मर्म, स्थपनी मर्म, सीमांत मर्म, सीमांत मर्म, विदुर मर्म, ठीक, जिसमें से ये जो है स्थपनी और सीमान, ये किसके मर्म है, कपाल के मर्म। तो इतने मर्म को आपने दबाना है, ठीक है, तो इतने मर्मों का ये कहां कहां पर स्थित होते हैं इसको ये भी देख लो। तो सबसे पहले कौन सा है, स्थपनी मर्म, जो बिल्कुल जहां पर हमने टीका लगा रखा है वो आपका स्थपनी मर्म हो गया, जो नासिका की जो हड्डी है इसके ऊपर है। आवृत मर्म जो दोनों भौं के ऊपर है, ये दबा सकते हैं। एक है अपांग मर्म, अपांग मर्म, ठीक है, तो अपांग ये जहां पर ये नेत्र कोटर है इधर की बाहर की तरफ, ठीक है। फिर इसके जस्ट ये जो भौं है इसके जस्ट ऊपर कौन सा हो गया, शंख मर्म, और जहां पर ये केश आ रहे प्रारंभ हो रहे तो वहां पर कौन सा हो गया, अब आ गया, देखो दोबारा से मैं बोल रहा हूँ, सबसे पहले कौन सा है, स्थपनी मर्म, यहाँ पे दबाएंगे बिल्कुल जहां पर हम टीका लगाते हैं। फिर दूसरा कौन सा है, अपांग मर्म, जहां पर ये नेत्र कोटर के बाहर की ओर जहां भौं खत्म हो रही है, ठीक है। फिर आवृत मर्म, ये कौन सा है, जो भौं के ऊपर, ठीक। फिर जहां पर भाव खत्म हो रही है, जहां शंख हड्डी है तो यहां पर, फिर जहां पर ये केश प्रारंभ हो रहे हैं यहां से आपके, तो यहां पर है उतक्षेप मर्म। कर्ण के पीछे कौन सा है, ये है विदुर मर्म, ठीक है। ये कौन सा मर्म, इसको दबाना है, ठीक है। तो और यहां से यहां पर जहां पर आपका स्थपनी मर्म है और जहां पर ये मध्यमा उंगली जा रही है, ये कौन सा हो गया, अधिपति मर्म। और 5 सीमांत मर्म है, मतलब एक इधर, एक बीच में और 2 साइड में, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया आपके सीमांत मर्म। तो प्रतिशाय में ये आपने सारे दबाने, स्टिमुलेट करना है, ठीक है। क्योंकि प्रतिशाय के कारण क्या होता है कि आपके हेडेक भी रहने लगता है, भारीपन भी रहने लगता है, अनिद्रा भी आती है, नासिका बंद हो जाती है। जब भी आपको कभी ऐसा लगता है कि मेरी एक नासिका नहीं खुल रही, तो आपने फण मर्म को दबा के रखना है, ठीक है, या नासिकाग्र है इसको दबा के रखना, तो आपकी दोनों नासिकाएं चल जाएंगी, ठीक है। और इसीलिए कभी कभी साधक को हम क्या करते हैं, जब हम ध्यान वगैरह कराते हैं, सुषुम्ना जागरण कराते हैं, तो सुषुम्ना जागरण के लिए क्या है, सबसे पहले आप नासिकाग्र को इस तरह से दबा के रखें, तो आपको अनुभव होगा कि कुछ मिनट के बाद
आपकी जो दोनों नासिकाएं स्वतः चलने लगे। तो नासिकाग्र विद्युतकर्म भी होता है। नासिकाग्र विद्युतकर्म में क्या करते हैं कि यहाँ पर जिसको भी नजला क्रॉनिक है तो ना यहाँ पर जाके हम विद्युतकर्म कर देते हैं टक से। ठीक है, आज मैं एक वीडियो बना के दिखा दूँ। प्रतिशाय के लिए हमने सारी चिकित्सा बता दी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।